हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की क्लास में। जैसा कि हम अपने डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, मार्च मंथ के हमने बहुत अच्छे से करंट अफेयर डिस्कशन किए। उस पर जो आपकी रिलेटेड मैगजीन है जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाएगी। जस्ट इन अ वीक का हम लोगों को टाइम दे, क्योंकि उसमें जो चीज़ें एडिशनल ऐड करनी है हमको, वो आपको प्रिपेयर करके प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, आपको पूरा रिवीजन वाइज रिवाइज करने के लिए आपके पास एक ऐसा नोट्स पहुंच जाएगा कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया था पैटर्न क्या रखेंगे हम। उसमें जो अवार्ड्स होंगे सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। 8 से 10 पेज उसके होंगे आपके, मतलब 5 पेज 1.5 दोनों साइड का जोड़े तो 10 पेज वो हो जाएंगे। और जितने भी पीडीएफ आपको दिए गए हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए, सारे उसमें प्रिंटेड होंगे, सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे, वन लाइनर में लिखे होंगे सारी चीज़ें। ज़्यादा उसमें हम थ्योरेटिकल ऐड नहीं करें, क्योंकि आपने नोट्स बनाए होंगे। टू द पॉइंट चीज़ें लिखी होंगी, टू द पॉइंट करंट अफेयर के नाम से होगा। वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट याद करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फंस जाए एग्जाम में। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और इसी के साथ आपका पूरा जो पैटर्न है वो फॉलो करेगी बुक मैगजीन जो आपकी है। ठीक है, तो ऐसी नई चीज़ें आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। देखो रिस्पॉन्स आप अपना अच्छा दें तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी टीम को भी अच्छा लगेगा। तो आज की जो हमारा पहला करंट अफेयर है उस पर डिस्कशन करते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद बताऊंगा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस। अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस से आपका मतलब इंटरनेशनल ड्रग जो आपका चेक होता है, ड्रग की चेकिंग होती है, उसके लिए ये मनाया जाता है। कब मनाया गया? आपके 31 मार्च को मनाया गया, इसको सेलिब्रेट किया गया। 31 मार्च को मनाया जाता है, हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। कब से शुरुआत हुई? तो 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी आपका। ठीक है, इंडिया में इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए एनसीबी है, नेशनल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो बोला जाता है, नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, एनसीबी बोला जाता है। ठीक है, तो उसकी भी शुरुआत आपकी भारत में 1972 से लगभग हुई। उसमें अमेंडमेंट आया था, तो उसके तहत उसकी स्थापना की गई। हुआ गया था कि उस टाइम भारत में ड्रग कंट्रोल की। ड्रग कंट्रोल का मतलब ये है कि नशीले पदार्थ पे तो ध्यान नहीं रखना है, बाकी जो दवाइयों का निर्माण किया जाता है, मतलब जो दवाइयां बनाई जाती है, उनको भी ड्रग बोला जाता है। ड्रग का मतलब ये नहीं होता जो आप वो ड्रग समझ रहे होंगे कि जो लोग ड्रग करते हैं, नशा करते हैं, वो तो ड्रग है ही, उसको भी ड्रग बोला जाता है। मतलब कोई भी ऐसी दवा, ऐसी मेडिसिन जो नशे के लिए यूज की जा रही है, उसको ड्रग ही बोला जाता है। हर दवा को ही ड्रग बोला जाता है, क्योंकि हर दवा में नशा होता ही होता है। क्योंकि अगर नशा नहीं होगा तो हमारे बॉडी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकती। उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाई ही जाती हैं कि ह्यूमन बॉडी की जो बाकी एक्टिविटीज है वो रिलैक्स कर दे, और जिस चीज पे फोकस करने के लिए वो दवा बनाई गई, पूरा फोकस बॉडी का उसी जगह पे, मतलब दवा का फोकस उसी जगह पे चला जाए। ठीक है, तो ड्रग का मेडिसिन मेकिंग का तरीका ही यही होता है। ठीक है, तो उस चीज को आप समझें। तो इसी अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच, मतलब दवाइयों में हेर फेर ना हो, गलत चीजें ना बनाई जाए, उसी वजह से ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2017 में। ठीक है, भारत में इसके लिए एनसीबी है आपका। ठीक है, और जिसको 1972 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके नारायण श्रीनवे करके कुछ है, हेड है जो इसके, मुझे नाम ठीक से याद नहीं, नारायण श्रीनवे करके कुछ है कोई, तो देख लें आपका जो हो। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। मैंने उसलिए उस चीज को इंक्लूड नहीं किया कि पूरा फोकस मैं इस क्वेश्चन पर रखना चाह रहा था। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस आपका 31 मार्च को मनाया जाता है। 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत में इसको कंट्रोल करने के लिए एनसीबी है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नशीली दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो आज का ये आपका पहला क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया, हमने इसको डिस्कस किया, अच्छे से समझा, और बाकी चीज है आपकी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डफ एंड फेल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट। डफ एंड फेल्स, ये आपकी एक रिपोर्ट आई है, किससे रिलेटेड है? ब्रांड वैल्यूएशन, ब्रांड वैल्यू से। ज्यादा इसको टफ नहीं करते हैं, आपको समझाते हैं। डफ एंड फेल्स की एक रिपोर्ट आई है 2022 की। कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन है इसका, ये 7वां संस्करण है, जिसको जारी किया गया है
और इसको टॉप किसने किया, टॉप पे कौन रहे हैं, तो विराट कोहली इसमें टॉप पे रहे हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू 186 मिलियन यूएसडी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में है। 186 मिलियन के नंबर 1 पे पायदान पे हैं। दूसरे नंबर पे आपके रणवीर सिंह हैं, तीसरे नंबर पे आपके अक्षय कुमार हैं, चौथे नंबर पे आपकी आलिया भट्ट हैं और लास्ट नंबर पे आपके हैं ऋतिक रोशन, जिनकी लगभग 48 मिलियन यूएस डॉलर की ब्रांड वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि डफ एंड फिल्म्स आपकी एक संस्थान है प्राइवेट जो रिपोर्ट बनाती है ब्रांड वैल्यू, मतलब विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू है इतनी कि जितने भी ब्रांड का ये प्रमोशन करते हैं, ऑडी के हो गए, आपका 18 का भी प्रोडक्ट है उसके हो गए, रॉग फोन आता है उसके हो गए, नाइकी के शूज हैं उसके भी ब्रांड एम्बेसडर कर रहे हैं, आपका पेप्सी हो गया ऐड उसका भी कर चुके हैं, और भी काफी चीजें हैं, फोन्स के भी कई फोन्स हैं उनके भी ऐड करते हैं। मतलब ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं ना, तो उसी को ब्रांड वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि कोई भी सेलिब्रिटी है उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, मतलब कितने रुपए उन ब्रांड से वो कमा रहा है, उसी हिसाब से लिस्ट बनाई जाती है। तो इस लिस्ट को किसने टॉप किया है, विराट कोहली ने। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें, इनकी ब्रांड वैल्यू कितनी आ रही है, 186 मिलियन यूएस डॉलर, यूएसडी लिखा मतलब यूएस डॉलर हो गया, और किसके द्वारा जारी की जाती है, डफ एंड फिल्म्स है आपकी, डफ एवं फिल्म्स, डफ एंड फिल्म्स, डफ एंड फिल्म्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है, 7वें नंबर की है। और अगर इसका टाइटल जानना चाहे, इसका किस नाम के टाइटल से रिपोर्ट जारी की गई है, इसका टाइटल जो है, टाइटल इसका जो बोला जा रहा है डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0, DA 2.0 शॉर्ट में लिखें, डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0, ये इसका टाइटल हो जाता है। अगला है आपका इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ये कब मनाया जाता है आपका, ये आपसे रिलेटेड है, मतलब ट्रांसजेंडर समझ गए होंगे आपको, जो मतलब जेंडर जिनका ना मेल है ना फीमेल है उनको ट्रांसजेंडर बोला जाता है। आप वैसे जिस भाषा में आप समझना चाहें समझे, ट्रांसजेंडर यूज वर्ड हम इसलिए करते हैं कि थोड़ा बोलने में ठीक लगता है। ठीक है, बाकी चीजें आप बोल सकते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका जेंडर डिसाइडेड नहीं है, अननेचुरल है वो बंदा, तो उसको ट्रांसजेंडर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, मतलब इनको जागरूकता के लिए, विजिबिलिटी डे के मतलब देखने के लिए कब मनाया गया, ये 31 मार्च को मनाया जाता है। और कब से शुरुआत हुई और किसकी वजह से हुई, तो इसकी शुरुआत मानी जाती हुई है 2009 में, और रचेल कैंडल आपके हैं, राचेल कैंडल, ये आपके व्यक्ति हैं, इनकी वजह से 2009 से इसकी शुरुआत हुई, और इसी वजह से जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, ट्रांसजेंडर भेदभाव को दूर करने के लिए। मतलब उन लोगों से हम भेदभाव नहीं करेंगे जो या उस कैटेगरी से, हम लोग की कैटेगरी से बाहर आते हैं, उनके मतलब जेंडर के हिसाब से उनको परेशान करते हैं। फिर शादियों में शादी हो जाती है तो घर पे मांगने, कोई बच्चा हुआ तो घर पे मांगने आते हैं वो लोग। ठीक है, तो उस चीज को समझे, भेदभाव नहीं कर सकते, वो भी एक ह्यूमन ही है, अननेचुरल भले ही है। कुछ चीजें ऐसी हुई जिनकी वजह से उनकी लाइफ मतलब नॉर्मल नहीं, उनको नॉर्मल तो नहीं मान सकते हैं, विशेष मानेंगे, जैसे दिव्यांग हो जा सके, वो विशेष कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, स्पेशल कैटेगराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी आपका मनाया जाता है 31 मार्च को, किसके वजह से मनाया जा रहा है, रीजन कौन है, रचेल कैंडल है आपके, 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस चीज को भी समझे। फिर आपका अगला आता है IONS समुद्री अभ्यास 2022। अगला आपका आता है IONS सी एक्सरसाइज 2022, समुद्री अभ्यास IONS, मतलब क्या हो गया, IONS का मतलब क्या है, इंडियन ओशियन नेवी संगोष्ठी,
इसको लिखते हैं इंडियन ओशियन नेवी संगोष्ठी। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा था, किस जगह पे हो रहा था? अरब सागर में आयोजन हुआ और सक्सेसफुल रहा, संपन्न रहा। अरेबियन सी, अरब सागर में। तो अरब सागर आपका कहाँ पे पड़ता है? ये आपका इंडिया का मैप हो जाता है। ठीक है, इस साइड का जो आपका है पूरा एरिया, ये अरेबियन सी पड़ जाता है, अरब का पड़ जाता है। ये आपका बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है। ठीक है, और ये आपका इस साइड से यहाँ पे श्रीलंका पड़ता है, यहाँ पे पाक की खाड़ी हो जाती है। ठीक है, ये आपका मध्य भारत हो जाता है। यहाँ पे आपका केरल सी एरिया को बोला जाता है, जो आपका पूरा होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझ लें, अरब सागर जो एरिया होता है यहाँ पे होता है। ठीक है, आपका गुजरात का एरिया है, यहाँ से लगते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपका सऊदी अरब, बाकी चीजों से मिलते हुए अरब की खाड़ी, ये सब बोला जाता है यहाँ पे। और यहीं पे आपका होते हुए वहां पे ब्लैक सी के पास हम पहुंचते हैं जाके, काला सागर के पास भी पहुंचते हैं जाके। तो इसका जो पहला संस्करण था, ये फर्स्ट एडिशन था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। फर्स्ट एडिशन है ये आपका, फर्स्ट एडिशन ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। और इसका आयोजन 26 से 30 मार्च तक किया गया है। ठीक है, आयोजन ये एक डेट आपसे नहीं पूछता है पेपर में, 1% चांस भी नहीं कि आपसे डेट पूछे, लेकिन मैं उसको एडिशनल बताता हूँ। अब क्या करें, कुछ चीजें कंपटीशन की वजह से भी करनी पड़ती हैं, कंपटीशन इतना हाई है। यहाँ पे अगर कम बताएंगे तो ये लगेगा ये तो बिल्कुल बताते ही नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट उतना ही होता है आपको। अब अगर मैं ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं लेवल ग्रुप डी पे ही रखूंगा अपना खुद का, और मैं यहाँ पे यूपीएससी के करंट अफेयर को फॉलो करने लगूँ, तो क्लास को उसी तरीके से डिजाइन करना जरूरी होता है कि सभी बच्चों का काम भी हो जाए। क्वेश्चन फंसना चाहिए एग्जाम में, फालतू की एडिशनल दिमाग में जानकारी भरने से उससे एग्जाम ना निकले कोई फायदा नहीं है। अगला है आपका बिम्सटेक। बिम्सटेक आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, इसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। मल्टी सेक्टर टेक्निकल फॉर इकोनॉमिक सेक्टर, काफी लंबा इसका आपका फुल फॉर्म है, याद करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बी से आपका बे ऑफ बंगाल हो जाता है, आई से आपका इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर, एम एस का मतलब मल्टी सेक्टर, टी से आपको टेक्निकल फॉर इकोनॉमिक सेक्टर, ई एस इकोनॉमिक सेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक संगठन है, समूह है। ठीक है, और समूह होने की वजह से 2022 में इसका जो आयोजन हुआ, इसकी मीटिंग में भारत की तरफ से, भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। कैसे? वर्चुअल, मतलब वर्चुअल का मतलब हो गया कैमरे को लिए टेक्निकल चीज का यूज करके, मतलब सामने नहीं थे, फोन से किया मीटिंग हो रहा, वीडियो वर्चुअल होगा, जूम मीटिंग के द्वारा आयोजन में भाग लिया। और इसका जो अध्यक्षता की है, किसने की है? श्रीलंका ने की है। श्रीलंका ने अध्यक्षता की है इस मीटिंग की, बिम्सटेक 2022 मीटिंग की अध्यक्षता श्रीलंका ने की है। और अगला अध्यक्षता करने के लिए थाईलैंड को नियुक्त किया गया है। थाईलैंड नेक्स्ट अध्यक्षता करेगा। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसकी जो थीम है वो है आपकी एक लचीले क्षेत्र की ओर, अर्थव्यवस्थाएं, लोगों का स्वास्थ्य। थीम याद रखें, एक लचीले, इतना याद रखें, एक लचीले भविष्य की तरफ, ऐसे याद कर लें, क्षेत्र की ओर ऐसे याद कर लें, अर्थव्यवस्था और लोगों का स्वास्थ्य ऐसा याद कर लें बिल्कुल। ठीक है, एक दो बार रिवाइज करें, नोट्स में आपके इंक्लूड होगा, तो मैं इसलिए आप नोट नहीं कर रहा हूँ, चीजें समझ गए। इसका फुल फॉर्म याद रखें, काफी पूछा जाता है क्योंकि काफी लॉन्ग होता है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा। अगर
यूपीएससी लेवल पे आप पेपर दे रहे हैं या फिर यूपीपीएससी लेवल पर पेपर दे रहे हैं, तो आपसे डायरेक्ट ऑप्शन बना देगा, वहां पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा बिम्स्टेक की मीटिंग में भारत की तरफ से किसने भाग लिया, ये आपका स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट होगा, तीनों स्टेटमेंट होंगे और फिर पूछेगा कि आपका कथन 1 और 2 सही है, कथन 2 और 3 सही है, कथन सिर्फ 3 सही है। इस तरीके से टफ क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, यूपीएससी लेवल में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उस चीज को समझें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप टीचिंग एग्जाम के लिए आपकी इतनी एडिशनल जानकारी जितनी भी होती है बिल्कुल पर्याप्त है, उससे ज्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं हो सकता हूँ उतने आपको पर्याप्त जानकारी दे देता हूँ कि क्वेश्चन आपका इधर उधर भागेगा नहीं, निकलेगा नहीं, ठीक है। तो मेजबानी मैंने बता ही दिया था। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, बीबीसी ग्रुप है ना आपका टेलीविजन का न्यूज का, ठीक है, बीबीसी 2022 स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, किसने ये अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है मीराबाई चानू ने, मीराबाई चानू, ठीक है। सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, सिल्वर मेडल टोक्यो 2021, ठीक है, ये हो गया सिल्वर मेडल टोक्यो 2021। देन इसका आपसे एक रिलेट करके और आता है कि किस कैटेगरी में, तो वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में। और ये बीबीसी का जो संस्करण है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड का, ये कौन सा संस्करण है? 3rd एडिशन है, तीसरे नंबर का है, 3rd एडिशन है। याद रखें, पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि बीबीसी का जो स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है, खिताब है, किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है लिविंग रूट ब्रिज, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है यूपीएससी लेवल पे, सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए और आपका टीचिंग एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब आने वाले 4 से 5 महीने में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, आते हैं, अगर करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मैंने ये जो अभी क्वेश्चन लिखा था बीबीसी वाला, और इसके पहले मैंने बिम्स्टेक वाला क्वेश्चन लिखा था वो, और ये जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन में आपको 200% देखने को मिलेंगे। इससे आप, मैं पीछे नहीं हो सकता हूँ, वीडियो डेट नोट कर लें आज आप अगर चाहें तो, स्टार लगा लें इस पर। तो पहले 1 मिनट मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर चल नहीं रहा है, समस्याओं का सामना है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। लिविंग फ्रंट रूफ ब्रिज, लिविंग फ्रंट ब्रिज, ये आपका मेघालय में है, मेघालय में है, जो लगभग तकरीबन 70 गांवों को जोड़ता है, 70 गांवों को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? ये रियल में ब्रिज नहीं है, लेकिन लिविंग फ्रंट ब्रिज इसका नाम है, ये कोई ब्रिज नहीं है जो आपका पुल होता है, वो ब्रिज नहीं है, इसको ब्रिज बोला जा रहा है। एक आपका ब्रिज होता है पुल, एक आपका ब्रिज होता है जिसके जरिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सरकार ने एक ब्रिज बना के रखा है आपके लिए, जन धन योजना एक ब्रिज का काम करती है उनके लिए। आपका खाता बैंक में है, आप घर पे हैं, सरकार ने आपको कोई पैसा भेजा खाते में, आपका डायरेक्ट आपसे पहुंच गई, तो बैंक है ब्रिज का काम कर रही है आप दोनों लोगों को जोड़ने के लिए, तो उसको भी ब्रिज ही बोलते हैं। तो वही है कि जो 70 गांव हैं, इनकी संस्कृति, जातिता और कल्चर को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको लिविंग फ्रंट ब्रिज बोला जा रहा है। एक ब्रिज भी आता है इसके बीच में, मतलब फिजिकली भी आता है, लेकिन इस चीज को जो बोला जा रहा है, तरीके को एक्सप्लेन करने के लिए इसी का नाम ही रख दिया गया है लिविंग फ्रंट ब्रिज, इसका नाम रख दिया गया फिर बाद में लिविंग फ्रंट ब्रिज। तो इसका मतलब क्या, इसको यूनेस्को ने, यूनेस्को जो आपका है विश्व धरोहर में शामिल किया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में कुल कितने विश्व धरोहर हो गए में शामिल कर लिया है, शामिल किया गया, शामिल किया, ठीक, इतना हो गया। अब यूनेस्को का क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, और आपका आ जाता है साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा एवं विज्ञान से संबंधित जो सांस्कृतिक संगठन है,
यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर, उसके बाद 16 नवंबर को इसकी स्थापना होती है 1945 में। 24 अक्टूबर को आपकी हो जाती है यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, तो इसके हमें हेड बताया कौन है। पहला तो काम आपका ये है, मैंने फुल फॉर्म बता दिया है। लिविंग फ्रेंड ब्रिज है आपका, मेघालय में है। यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, विश्व धरोहर में शामिल किया गया स्थल है आपका ये। और 3 जगहों को शामिल किया गया, अन्य स्थलों को भी शामिल किया गया, उनके नाम मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, सुन ले, नोट्स में इंक्लूड होगा परेशान। ठीक है, महाराष्ट्र का कोंकण का क्षेत्र है उसको ऐड किया गया है। सेकंड आपका आंध्र प्रदेश के लोकाक्षी श्री के चीजें है मंदिर, उसको ऐड किया गया है। तीसरा आपका एक और है मोनालिथिक बुल, जो बोला नदी है आपकी, एक मोनोलिथिक पीरियड भी बोला जाता था। मोनोलिथिक एक आपका एंशिएंट पीरियड भी होता है, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक पाषाणकाल, पुरा पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल, इस तरीके से हमने डिवाइड किया था। एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाता है मोनालिथिक, कैथोलिथिक, मोनालिथिक, कैथोलिथिक और एक आपका पीरियड और होता है। तो 3 आपके ये पीरियड बोले जाते थे इनको। मतलब जब हम स्टोन एज में पढ़ते हैं ना, पत्थर का युग जिसको बोला जाता है स्टोन एज। ऐसा है ना, हिंदी की वजह से, अगर इंग्लिश में चीज़ें पढ़ने की वजह से वो थोड़ा हिंदी वाला वर्ड समझ में नहीं आते। स्टोन एज है ये ज़्यादा समझ में आ जाता है, कैथोलिथिक है ज़्यादा समझ में आ जाता है, और का मीसोलिथिक है ये, इसको आपको विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया। तो 3 एक्स्ट्रा आपके ये हो गए, एक ये हो गया, 4 को अभी शामिल किया गया है। इसके पहले भी शामिल किया गया था, तो गुजरात का मंदिर था उसको भी एक शामिल किया गया था, और आपकी जगह थी बिहार की एक जगह थी सरोवर था, उसको भी शामिल किया गया अभी जस्ट 3-4 महीने की बात है, जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में। तो कितने ऐड हुए और कितने पहले थे? पहले आपके मेरे अंदाज से 41-42 हो रहे थे, अब फिर बढ़ गए तो लगभग आपके 50 तक पहुंच गए होंगे मेरे हिसाब से। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने बोल दिया 50 तो 50 हो गए होंगे, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। ऐसा मैं गैस कर रहा हूँ कि 48, 49 या 50 हो गए होंगे, क्योंकि मैंने भी अपडेट नहीं किया अपने आप को इस चीज़ में। तो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करने से भी पीछे नहीं हट रहा हूँ। ठीक है, जानकारी होती है सबको, अब करंट अफेयर में आपको अपडेट रहना है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको जितनी बताई जाती है वो आपको ज़रूरत के हिसाब से बता दी जाती है। आप यहाँ नॉलेज चेक करने किसी को नहीं आते, पढ़ने आते हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, तब तक के लिए आपकी आज की क्लासेस होंगी, उन पे ध्यान दें और चीज़ों को शेयर करें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।